हाँ बच्चों, पुनः ध्यान से देखिए। इससे पहले मैं डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन माइनर को फैक्टर से बताए थे। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3/3 ऑर्डर का है, तो माइनर AM11 यानी कि फर्स्ट रो, और AM11 माने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बचेगा उसको यहाँ लिख लीजिए। और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया फर्स्ट रो। वैसे ही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 821 823 831 833 यही आपको मिलेगा। फिर इसका भी एक्सपेंशन करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें, ठीक है ना। वैसे M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि जिसका माइनर निकालोगे उसका रो और कॉलम, माइनर आप IJ मैंने Ith रो और Jth कॉलम छोड़ देंगे, और बीच में ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इस तरह माइनस बीच में रहेगा, फिर इसका, ठीक है ना। अब को फैक्टर, तो को फैक्टर और माइनर में ये डिफरेंस है कि यदि सम, जैसे कि 1 1, तो वैल्यू तो यही आएगी आपकी 1 1। यदि सम है तो ब्रैकेट के पहले प्लस लगा देंगे, ऑड है तो माइनस लगा देंगे। जैसे कि CIJ -1 to the power I + J MIJ, ठीक है ना। तो 1 1 निकालना है तो -1 का पावर 1 + 1, 1 और 1 दोनों सम इवन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 2, तो माइनर आप 1 2 में क्या करोगे, -1 का पावर 1 + 2 ऑड है तो माइनस, यानी कि इवन सम, ये ध्यान देना है आपको। इस तरह है, इसको आपको निकालते जानेंगे, ठीक है ना। अब इसी का एक न्यूमेरिकली मैं पहले बताया था, इसको ले लो। जैसे कि माइनर हमने निकाला है AM11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो ये बचेगा, इसका इसमें तो देखो एग्जांपल ले लो, A = 3 2 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो 1 -2 3, थर्ड रो 4 1 2, इसका माइनर निकाला है तो AM11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जो बचेगा ये हमने लिख दिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × -2 -4 -3 × ये -7। वैसे 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 3 4 2 1 3 4 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपका, ठीक है ना। और फिर ऐसे ही 1 3, इस तरह सभी जितने एलिमेंट्स उतने माइनर होंगे, उतने ही को फैक्टर। अब देखो को फैक्टर निकालने के लिए क्या होगा, केवल माइनर आपने निकाला है ना, इसी में प्लस माइनस, देखिए 1 1 इवन है तो को फैक्टर C11 क्या हो जाएगा, इवन में प्लस लगाएंगे तो प्लस, और ये -7 मिलकर -7 हो जाएगा। 1 2 ऑड है, इसलिए ये माइनस और ये -10 है ना, +10 हो जाएगा। 1 3 इवन है तो 9 हो जाएगा। 2 1 ऑड है तो इसका माइनस एक और लगाने का तो -3 हो जाएगा। 2 2, ठीक है ना, इवन है तो +2 हो जाएगा। इस तरह है सभी माइनर आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन करना है तो 3 इसका एलिमेंट लोगे तो वहीं का को फैक्टर, देखिए फर्स्ट रो का एलिमेंट ले रहे हैं तो फर्स्ट रो का ही को फैक्टर क्या होगा, 3 × समेशन है, अभी ये बताया गया था, तो 3 × -7 +2 × 10 +1 × 9, जो सम करोगे तो 8 आएगा। यदि सेकेंड रो का आप ले रहे हैं एलिमेंट तो सेकेंड रो का को फैक्टर लोगे, सेम वही आएगी। थर्ड रो का एलिमेंट ले रहे हो तो थर्ड रो का को फैक्टर लोगे। यदि फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना चाहते हो तो फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट कॉलम का को फैक्टर वही वैल्यू आएगी। फर्स्ट सेकंड कॉलम का एलिमेंट लोगे तो सेकंड कॉलम का ये आएगा। इस तरह आप एक्सपेंशन में बताया था, एक्सपेंड आप कर लेंगे, ठीक है ना। अब करने के बाद इसको थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा, वैल्यू गलती ना हो, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट होता है, उसकी वैल्यू सबकी सेम आएगी, साइन भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट उसको मैं, ठीक है ना। अब देखिए डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन प्रॉपर्टी से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बता रहा हूँ।
तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो आर कॉलम आर 0। सभी रो के एलिमेंट 0 हो या कॉलम के हो, है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी 0। एक्सपेंड कर लीजिए। मान लो एग्जांपल मैंने ये ले लिया है 0 0 0 A1 B1 C1 A2 B2 C2। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, किसी रो के अलॉन्ग कर सकते हो तो 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, पहले लिख लो को फैक्टर B1 C1 B1 C1 B2 C2। अब यहाँ के लो तो इस रो और कॉलम को छोड़ दोगे, ठीक है ना, प्लस होता है यहाँ तो प्लस लगा दिए। चलिए सेकेंड, इसका को फैक्टर C12 ऑड है तो इसलिए माइनस लगा दिया, तो 0, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो A1 C1 A2 C2 A1 C1 A2 C2 प्लस, ठीक है ना, 0, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, A1 B1 A2 B2। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इसका इसमें ये माइनस बीच में रहेगा, फिर इसका ऐसे ही माइनस रहेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस रहेगा आपको। अब 0 इंटू सब वैल्यू आपका 0 आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कॉलम सभी एलिमेंट 0 है तो वैल्यू 0 होगी। अब आपका सेकंड प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसके रो और कॉलम पूरे को इंटरचेंज कर देंगे यानी ट्रांसपोज कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रिमेन अनचेंज। जैसे मान लो कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसी को रो को कॉलम में कर दीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 है तो A2 B2 C2 A3 B3 C3 है तो A3 B3 C3। यानी कि दोनों वैल्यू सेम आए, कोई चेंज नहीं होगा सभी को, है ना। वैल्यू डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन रो आर चेंज इनटू द कॉलम्स, है ना। रो एंड कॉलम का क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे यानी ट्रांसपोज कर देंगे। अब एक्सपेंड कर देंगे, इसको LHS ले लो, इसको RHS। अब देखो A1, ठीक है ना, माइनस B1, R1 के एक्सपेंड कर रहा हूँ एलान A1 तो छूट जाएगा ये B2 C2 B3 C3 B1 ऐसे ही C1 कर लेंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस। अब एक्सपेंड करने के बाद LHS की वैल्यू ये आ गया। RHS में देखो ये हम R1 के अलॉन्ग किए थे और ये C1 के अलॉन्ग, है ना, तो C1 के अलॉन्ग, और देखिए को फैक्टर यहाँ का प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना। तो इसी को एक्सपेंड किए हैं तो A1 ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा आपका ये, यहाँ को फैक्टर माइनस तो माइनस प्लस लगा देना B1, तो इसको छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, A2 C3 माइनस A3 C2। ऐसे ही करोगे तो देखोगे दोनों LHS RHS क्या है, इक्वल है, ठीक ना। अब आपको थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ एनी two rows or columns of the determinant are interchanged then sign of determinant is changed। कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माने माइनस लगा करके चेंज। देखिए इसको इंटरचेंज हम कर रहे हैं यहाँ ये उठा करके, तो ये आपका दोनों वैल्यू तो सेम रहेगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक्सपेंड कर लीजिएगा R1 के अलॉन्ग और इसको R2 के अलॉन्ग, ठीक है ना, दोनों सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, कोई भी दो रो या कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो केवल साइन चेंज होगा, फिर एक बार और चेंज करेंगे तो फिर एक और माइनस लग जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। वैसे ही अगली जो प्रॉपर्टी है फोर्थ, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ठीक है ना, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। एनी टू रोज आर कॉलम्स आर द आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। देखो यहाँ पर आइडेंटिकल माने
फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों इक्वल है, आइडेंटिकल मैंने इक्वल, तो कोई भी फर्स्ट रो सेकेंड रो इक्वल है, एक्सपेंड मैंने कर दिया, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो, देख प्लस माइनस प्लस, यहाँ को फैक्टर प्लस होगा तो प्लस b1, फिर वह को फैक्टर ले लिए हैं माइनस b2, फिर ले लिया ऐसा प्लस c3, और देखिए दोनों इक्वल है, जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो। तो कोई भी दो फर्स्ट रो थर्ड रो भी इक्वल हो सकता है, या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, कोई भी दो रो, ठीक है ना, इक्वल है आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो। अब अगला प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम इज मल्टीपुल्ड बाय द नंबर अल्फा, then value of the new determinant will be multiplied by that number alpha to the original determinants। जैसे मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट अल्फा a1, अल्फा b1, अल्फा c1, ठीक है, a2, b2, c2, a3, b3, c3, ठीक है ना। कोई भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई है तो उसकी वैल्यू उसी का मल्टीपल कॉमन ले लो अल्फा, क्या बच जाएगा, अल्फा है ना बाहर निकाल दो, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, ठीक है ना। जिसको एक्सपेंड करो या अल्फा कॉमन लगे एक्सपेंड करो, दोनों वैल्यू क्या होगी सेम होगी। इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो अल्फा कॉमन ले लेना, यहाँ पर अल्फा कॉमन पहले से ही है, एक्सपेंड सेम दोनों इक्वल आएगा। अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसे, जैसे मान लीजिए कि 4, 6, 8, 8, 3, 5, 10, 3, 4, ठीक है ना। अब देखिए इसको एक्सपेंड करो, ठीक है ना, या कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें, कॉमन ले लो, 2 कॉमन है इसमें तो 2 कॉमन ले लो, फर्स्ट रो में 2 कॉमन निकल गया तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 8, 3, 5, 10, 3, 4, ठीक ना। फर्स्ट रो में 2 कॉमन लेके एक्सपेंड करिए या बिना कॉमन लिए डायरेक्ट एक्सपेंड करो, दोनों वैल्यू सेम आएगी, ठीक ना। अब देखिए इससे ये लाभ है कि 4 का मल्टीप्लाई करते थोड़ा बड़ा हो जाता, अब छोटा हो गया। अब देखिए और भी कॉमन, इधर से भी कॉलम में भी तो 2 है सभी कॉमन, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें एक बार और 2 कॉमन ले लो तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 पहले से है, एक 2 और कॉमन 4 हो जाएगा, तो 1, 4, 5। ऐसे भी एक रो किसी रो कॉलम में है तो कॉमन ले लीजिएगा और उसके बाद एक्सपेंड करेंगे, कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक ना। अब अगला प्रॉपर्टी है अब देखिए एनी 2 रोज, अगला प्रॉपर्टी है आर कॉलम्स आर आइडेंटिकल प्रोपोर्शनल इफ एनी 2 rows are column of the determinant are proportional then value of determinant will be 0। जैसे मान लें कि कोई भी 2 रो या कॉलम प्रोपोर्शनल है, जैसे कि अल्फा a1, अल्फा b1, अल्फा c1, a1, b1, c1, a2, b2, c2, ठीक है, प्रोपोर्शनल है मतलब। अब इसका रेशियो क्या है कि 1 अल्फा हो जाएगा, इसका रेशियो क्या है अल्फा, इसका रेशियो क्या अल्फा है, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अभी प्रॉपर्टी बताए हैं कि किसी रो में कॉमन है तो निकाल लीजिए, या कॉलम में, तो रो में कॉमन क्या है अल्फा, अल्फा जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a1, b1, c1,
A2 B2 सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है ना। तो अब देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड रो आइडेंटिकल हो गए, नहीं इक्वल हो गए दोनों, तभी प्रॉपर्टी जस्ट अभी पहले पढ़ चुके हो। यदि कोई भी एनी टू रोज आर कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी जीरो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। ये आइडेंटिकल हो गया। प्रॉपर्टी क्या हो गया? एनी टू रोज आर कॉलम्स, ठीक ना, और प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो, ठीक ना। तो प्रोपोर्शनल है। अब जैसे कि न्यूमेरिकल एग्जांपल में ले रहा हूं 4 8 10 12 24 30 11 21 25, ठीक है ना। यदि हमें इसी का एक्सपेंड करना है, ठीक, तो एक्सपेंड करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। प्रॉपर्टी अप्लाई करो, देखो दिखाई दे रहा है। हाँ, पूरा दिख रहा है। चलिए अब आपको देखेंगे इस फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। तो देखिए 4/12 क्या है? 1/3। 8/24 क्या है? 1/3। 10/30 क्या है? 1/3। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो आर द प्रोपोर्शनल, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा? बाई प्रॉपर्टी जीरो। आप एक्सपेंड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मेहनत करोगे, जीरो आएगा ही। या बाई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आपका? ये जीरो, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम प्रोपोर्शनल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कोई भी मतलब ये और ये भी प्रोपोर्शनल तभी जीरो हो जाएगा, या कॉलम में भी, दोनों में। इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो प्रॉपर्टी आपकी इतना मैंने बता दिया। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? ध्यान से सुनिएगा। कोई भी रो या कॉलम का एलिमेंट, सभी एलिमेंट जीरो है तो वैल्यू जीरो होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, सभी को ट्रांसपोज कर दो, यानी कि सभी को इंटरचेंज कर दोगे तो वैल्यू क्या होगा? रिमेन अनचेंज्ड, सेम वैल्यू रहेगी। थर्ड क्या था? एनी टू रोज आर कॉलम्स आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कोई भी दो या रो या कॉलम बराबर है, इक्वल है, तो उसकी वैल्यू बिना एक्सपेंड किए सीधे जीरो। एक्सपेंड करोगे तो जीरो ही आएगा। लिखोगे बाई प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। उसके बाद से कोई कांस्टेंट का कोई रो या कॉलम मल्टीपुल है तो उसकी वैल्यू उसी कांस्टेंट का मल्टीपुल होगी, है ना। यानी कि देखिए इसमें अल्फा का मल्टीपुल है तो उसकी जो वैल्यू होगी अल्फा का ही मल्टीपुल, मैंने अल्फा कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल में लिया था 4 8 6, ये 2 का मल्टीपुल है तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 से कॉमन ले लोगे तो क्या होगा? 2 निकल गया तो 2 3 4, 2 3 4। तो इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, दोनों वैल्यू सेम आएगी। फिर अगला बताया था कि एनी टू रोज आर कॉलम्स आर आइडेंटिकल प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। तो कोई भी दो रो या कॉलम इक्वल है, अरे प्रोपोर्शनल है, तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। देखिए इसका रेशियो अल्फा 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 है तो अल्फा कॉमन ले लो। अभी जस्ट इसके पहले वाली प्रॉपर्टी से, ये प्रॉपर्टी से कॉमन ले लिया अल्फा। अब दोनों क्या होगा? आइडेंटिकल हो गया। इसकी जस्ट ऊपर वाली प्रॉपर्टी से दोनों रो आइडेंटिकल है, इसलिए वैल्यू क्या होगी? जीरो, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ मैं लिया था, ठीक ना। अब इसका रेशियो 1/3 1/3 था तो प्रोपोर्शनल है तो जीरो, और नहीं तो इसी में कॉमन ले लो। सेकेंड रो में क्या कॉमन है? ऐसे भी एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। इसमें 3, ये तो 4 8 10, सेकेंड रो में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो। क्या बचेगा यहाँ पर? 4 8 10 11 21 25। इसकी वैल्यू देखिए अब आइडेंटिकल हो गया, इसीलिए इसको लिए 3 × 0 = 0। तो 2 स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए प्रोपोर्शनल लगा के एक लाइन में 0 दिखा दीजिएगा, ठीक ना। अब ऐसे ही अगली प्रॉपर्टी में बता रहा हूं
अब देखिए कोई भी रो है ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेम कॉलम और रो इज द सम ऑफ द टू टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, वन कंटेनिंग फर्स्ट टर्म ऑफ द दैट कॉलम और रो एंड अदर कंटेनिंग सेकेंड टर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई A1 प्लस अल्फा, B1 प्लस बीटा मान लीजिए, एंड C1 प्लस गामा, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक ना। तो कोई भी रो या कॉलम इस तरह सम कांस्टेंट किया गया है तो इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं। पहला पार्ट 5 जो ऐड किया गया उसका पहला एलिमेंट ले लो A1 B1 C1। ठीक है ना, A1 B1 C1 अल्फा बीटा गामा बाद में लिखेंगे। और बाकी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम वही रहेगा, A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस करके। ठीक है, प्लस करके A1 B1 C1 ले लेते ना, अब जो गया प्लस करके अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, तो ये दोनों इसके साथ लिख दो, A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, तो इसी को इस प्रॉपर्टी में कोई भी रो या कॉलम इस तरह प्लस है तो दो पार्ट में, तो फर्स्ट जो सम किया गया ये A1 B1 C1 प्लस सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक है, फिर अल्फा बीटा गामा लेकर के सेकेंड और थर्ड लेकर, तो इसका एक्सपेंशन करके दोनों सेम आएगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 3 + 4 3 + 5 7 + 2 1 2 1 1 3 2। इसी को अब सम कर दो तो एक्सपेंड करो या दो पार्ट में कर दो, 3 3 7 1 2 1 1 2 3 प्लस सेकेंड वाला 4 5 2 4 5 2 1 2 1 1 3 1। ठीक है ना, दोनों का वैल्यू सेम आएगी। अब इसको एक्सपेंशन सम कर देना, 7 8 और 9 3/3 का भी होगा, अभी 3/3 सेम होगी। ठीक है ना। अब इसी ये प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेम कॉलम और द रो ऑफ द विद द सम ऑफ द टू टर्म। दो टर्म यदि सम है तो इसको अलग अलग टर्म में बता सकते हैं। वैसे ही आपका इस प्रॉपर्टी से रिवर्स करोगे, यदि आपकी आवश्यकता होगी तो कोई रो को इसमें आप सम कर सकते हो। ठीक ना। अब ऐसे ही अंतिम प्रॉपर्टी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी लास्ट प्रॉपर्टी है, A1 B1 C1 प्रॉपर्टी 7 ये है। ठीक है ना, ये 6 प्रॉपर्टी थी, A2 B2 C2 A3 B3 C3। यदि इसको आप चाहें, ठीक है ना, किसी भी रो में कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करके रो या कॉलम किसी में भी सम कर दो या सेपरेट कर दो। जैसे कि A1 B1 A1 A2 A3 है, इसमें देखो सेकेंड कॉलम में अल्फा का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं, तो अल्फा B1 प्लस अल्फा B2 प्लस अल्फा
B3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक ना। यानी कोई डिटरमिनेंट दिया है तो एनी रो या कॉलम, किसी रो या कॉलम में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके किसी रो या कॉलम ऐड कर दो, जैसे कि इसमें k का मल्टीप्लाई करके इसमें हमने सम कर दिया है, ठीक ना। ये वैल्यू और ये दोनों सेम आएगी, ठीक ना। तो ये प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये कॉलम में भी कर, जैसे मैं इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई करके इसमें भी ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, ठीक ना। जैसे मान लो कि इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो R1 में, क्या होगा A1 अल्फा A2 प्लस B1 अल्फा B2 प्लस C1 अल्फा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 4, 2, 3, ठीक है ना, 1, 2, 3, 5, 2, 1। तो इस प्रॉपर्टी से, ठीक ना, देख फर्स्ट कॉलम क्या है 4, 1, 5, ठीक ना। अब इसमें कोई भी एक कॉमन स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा 4, 4, 4 कर दो, -4, -4, -4, 2, 2, 2, 3, 3, 1, ठीक ना। मैंने क्या किया है C2 में 2 का मल्टीप्लाई करके C1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो फायदा ये हुआ है कि ये क्या आ जाएगा 4 - 4 0 -3 1 2 2 2 3 3 1, ठीक ना। अब थोड़ा सा छोटा हो गया, अब इसको एक्सपेंड करो चाहे इसको एक्सपेंड करो, दोनों वैल्यू क्या होगी सेम हो गई। तो इस प्रॉपर्टी से क्या समझ में आ गया आपको कि कोई भी रो या कॉलम में कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करके किसी रो या किसी कॉलम में ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी लगा करके जब सॉल्व करोगे तो जल्दी भी हो जाएगा और समय भी बचेगी आपके पास। और बोर्ड के एग्जाम में विदाउट लिखा रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट चाहे सॉल्व चाहे प्रूव दैट, ठीक है। तो विदाउट प्रॉपर्टी को यदि आप सॉल्व करोगे तो आपका ये नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। कम से कम 2 प्रॉपर्टी तो जरूर लगाएंगे, उसके बाद एक्सपेंशन करेंगे। और प्रॉपर्टी आप स्वविवेक से यूज करोगे। यदि प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, आंसर तो गलती होगा नहीं लेकिन सवाल बढ़ता जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूं उसको हल करने के लिए, ठीक है। 3, 4, 7, ठीक है, -1, 6, 5, 2, 8, 2, 8, 10, ठीक ना। अब इसी को हमें इवैल्यूएट करना है तो आसानी से आप कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, वैल्यू जो भी है आएगी। मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो अप्लाई करो लिखोगे, ठीक है। अब C1 इसको बोलते हैं C1 = देखो C1 प्लस C2। अभी बताया थे कोई भी रो को सम कर दो या माइनस कर दो। C1 में C2 को ऐड कर दो, क्या होगा 4 + 3 7। देखो C1 = C1 + C2, ठीक है ना। या कोई भी कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो, जो जैसा डिमांड करेगा वैसा आप करोगे। यहाँ तो सम कर दो। चलिए -1 और +6 क्या आ जाएगा 5, 2 + 8 क्या आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो C1 = मैंने C1 के जगह पर हमने रख दिया सम करके। अब बाकी C2 और C3 को तो वही है 4, 6 और 8, ठीक ना। 7, 5, 10
क्या लाभ हुआ सम करने से? ये रहो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल कल, मैंने दोनों क्या है देखो ये इक्वल है कि नहीं। सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक, तो लिखोगे किस प्रॉपर्टी से 0। अब एक्सपेंड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0। आप एक्सपेंड करके देख लेना, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक ना। तो ये तो हो गया आपका एल्जेब्रिक फॉर्म। ठीक ना। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? जनरली प्रूव दैट, ठीक ना। तो इस तरह है प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी एक सवाल मैं बता दे रहा हूं, उसको ध्यान से करिएगा, जैसे कि परीक्षा में इस टाइप का प्रूव दैट, ठीक ना। प्रूव दैट वन एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। देखो बोर्ड में इसी टाइप का देता है 4 नंबर में। एलएचएस डिटरमिनेंट दिया रहेगा, इधर एक्सपेंशन फॉर्म में। दूसरा आता है कि एलएचएस भी डिटरमिनेंट, आरएचएस भी डिटरमिनेंट, यानी कि विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व करना रहता है। तो उसमें लिखा रहेगा, तो ये तो एक्सपेंड करना है तो एलएचएस ले लेना, ठीक ना। 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो भी प्रॉपर्टी है ऐसा करना कि कॉमन निकल जाए। और चूंकि एलिमेंट, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एलिमेंट 0 होता है तो उसकी मल्टीप्लाई से 0 हो जाता है सब। तो प्रयास करो कि 0 हो जाए। अब देखो C1 में से C3 घटाएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और C2 में से C3 घटाएंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो 2 0 हो जाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो लिखोगे अप्लाइंग, यहाँ लिखोगे अप्लाइंग C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C3 एंड C2 इज इक्वल टू C2 माइनस, देखिए 3 ऑर्डर का है, अधिक से अधिक एक बार में 2 ही ऑपरेशन करेंगे, ठीक ना। तो C1 और C2 में से C3 घटा रहे हैं, ठीक ना। C1 में से भी C3 तो घटाना है, सीधा ये C1 है और ये C3 है, घटा करके सीधे लिखोगे प्रॉपर्टी में यहाँ लगा दिया। क्या 1 - 1 क्या होगा? 0। एक्स माइनस जेड क्या होगा? एक्स माइनस जेड। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। चलिए C2 माइनस C3, तो ये C2 है, C3 सब्ट्रैक्ट करिए। 0 वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको 2 0 हो गया। अब एक्सपेंड करोगे, कम से कम मैं बताया कि 2 प्रॉपर्टी, एक लगा दिए, 2 लगा के करोगे तो थोड़ा सा कम से कम 2 जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। अब इस प्रॉपर्टी में देखिए अभी बताया था कि कोई भी कॉमन k का मल्टीपुल है तो k कॉमन लेकर हल कर दो, या डायरेक्ट करो या k कॉमन ले लो। वैसे ही यहाँ पर जो कॉमन क्या है देखो, x माइनस जेड इसमें कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है? y माइनस जेड। तो यहाँ पर लिख देना टेकिंग कॉमन x माइनस जेड वाई माइनस जेड फ्रॉम C1 एंड C2। C1 में भी x माइनस जेड है और C2 में क्या है? y माइनस जेड। यहाँ पर कॉमन ले लो, देखो x माइनस जेड कॉमन यहाँ लिखते हैं और y माइनस जेड। इसमें x माइनस जेड कॉमन 0 हो जाएगा, x माइनस जेड बाहर निकाल दे क्या आ जाएगा? 1।
यहाँ एक्स फैक्टर क्या होगा, एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, एक्स प्लस जेड। इसमें वाई माइनस जेड कॉमन है तो 0, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा वाई प्लस जेड। इसी दो में कॉमन, बाकी थर्ड कॉलम तो वही है 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक ना। तो अब इसको आपने कॉमन ले लिया था, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड 0 1 एक्स प्लस जेड 0 1 वाई प्लस जेड, फिर यहाँ क्या बच गया है 1 जेड जेड स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। अब देखिए फिर चाहें तो एक्सपेंशन कर दो, ठीक ना। तो एक्सपेंशन करना है तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर चाहे तो एक और ऑपरेशन करना है तो इसको इसमें कर दो तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और एक्स माइनस वाई बचेगा। तो मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ भी लिखोगे एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1 या फर्स्ट रो, जिसमें ज्यादा जीरो होगा उसी के अलांग करेंगे। आप चाहें तो R2 के अलांग करो, R1 के अलांग करो, R3 के अलांग, C1 के अलांग। तो जीरो है, चूंकि 0 इंटू को फैक्टर 0 हो जाएगा वैल्यू, इसलिए R1 में ज्यादा जीरो है तो इसी के अलांग करेंगे। तो देखिए एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड ये आपका कॉमन है। अब देखो 0, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। फिर देखिए, ठीक है ना, 0 एक्सपेंडिंग है ना 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो चूंकि 0 है तो इसका मल्टी क्या होगा जेड स्क्वायर माइनस क्या होगा वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। फिर देखिए माइनस 0, यहाँ प्लस बाद यहाँ माइनस, फिर इसको ये छूट जाएगा और छूट जाएगा, क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर ये छूट गया जेड स्क्वायर, लिखे यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर। तो कुछ वो चूंकि बाहर ही 0 तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और फिर प्लस 1, ये छूट जाएगा 1 लिया हो, ये छूट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा वाई जेड माइनस वाई प्लस जेड माइनस, इसका हो जाएगा माइनस, इस करेंगे तो माइनस है तो माइनस एक्स माइनस जेड हो जाएगा माइनस एक्स माइनस जेड, ठीक ना। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, जेड जेड कैंसिल, क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स। अब देखिए साइक्लिक ऑर्डर में करना चाहिए क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में आंसर पूछा है एक्स माइनस, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा एक्स माइनस वाई, उसके बाद क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस ये जेड है ये, ठीक है ना। तो माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिए हैं तो एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब इसमें से भी माइनस कॉमन हो तो ये प्लस हो जाएगा जेड माइनस एक्स। इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है ना। यही हो जाएगा RHS, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्या किए हैं, ये कॉमन ले लिए थे और एक्सपेंडिंग अलोंग R1,
R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किए हैं तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ठीक है। तो 0 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, कितना आ गया -0, तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि बाहर में 0 है, ऐसी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1, इसका इसमें, इसका इसमें, तो जो यह था प्रूफ हो गया। यही आपका RHS इक्वल हो गया, ठीक है ना। इस तरह इसके एक्सरसाइज लीजिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। इसके बाद मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल सोल्यूशन लेके देखिएगा प्रॉपर्टी प्रॉपर कैसे लगाया है। अपने से लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा, तो पटांग प्रॉपर्टी लग जाएगी और सवाल जो छोटा होना चाहिए और बढ़ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद और मन से पढ़ाई करो।